मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42। ये जो वीडियो है इसका विषय ये सोच कर रखा, अक्सर ऐसी मान्यता रहती है, मान्यता बन गई है कि 1857 में जिस तरह से क्रांति हुई भारत में, उस समय भारत के हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े। और साथ ही ये कहा जाता है कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना एक प्रमुख तत्व रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को यूनाइट ना होने दिया जाए ताकि उनके विरुद्ध कोई संघर्ष तैयार ही ना हो सके। तो इसके लिए एक हथियार उनके पास सांप्रदायिकता था, क्योंकि जो अक्सर हम इतिहास के हर युग के बारे में कहते हैं कि हमारी पराजय के कारण जो आक्रमणकारी है, आक्रामक है, उसके जो है फूट डालो और राज करो की नीति। तो ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ब्रिटिश यहाँ आए तो ब्रिटिश भी प्रारंभ से ही, ऐसा नहीं कि उन्होंने 1857 के बाद ही सांप्रदायिकता फैलाई है, उसके पहले से ही सांप्रदायिकता फैलाने के प्रयास जारी रहे हैं। तो ये जो आज घटनाक्रम की बात करता हूँ, ये है पहला आंग्ल अफगान युद्ध, अंग्रेज़ों का अफ़गानिस्तान के साथ प्रथम युद्ध। जैसा इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़े ब्रिटिश सेना को, और उन भारत को आधार बनाकर ही उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान की ओर अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहला युद्ध जो है वो 3 साल चलने वाला युद्ध है, क्योंकि उसमें पहले वर्ष में फैसला नहीं हो सका, बल्कि 3 साल तक विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम इसके साथ जुड़े रहे। तो 1839 से और 1842 इन 3 वर्षों में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। जैसे हम जानते हैं भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत में आक्रमणकारी समय समय पर आते रहे, और जब भारत में अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित हो गया तो एक स्थिति तो 1804 के आसपास आती है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया था, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके द्वारा इंग्लैंड के व्यापार को क्षति पहुंचाना था। और एक संभावना ये बन गई थी कि रूस के रास्ते से फ्रांस जो है भारत स्थित अंग्रेज़ी साम्राज्य पर अटैक कर सकता है। तो एक भय तो उस समय से फ्रांसी था, और बाद में निरंतर जब शक्ति इसकी बढ़ रही है रूस की, तो रूस अपना प्रभाव सेंट्रल एशिया में बढ़ाना चाह रहा है, और सेंट्रल एशिया में अगर वो आ जाता है तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल समीप होता है, और अफ़गानिस्तान के माध्यम से वो भी भारत में स्थित अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। तो इस प्रकार से पश्चिमोत्तर से भारत स्थित अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए एक डर लगा हुआ था कि कहीं कोई और शक्ति आकर के इनके साथ हस्तक्षेप न करे, और इनकी जो मोनोपोली टाइप कायम हो रही है पॉलिटिकल एज वेल एज कॉमर्शियल, उस पर कहीं कोई साझेदार ना घुसे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पंजाब में, वैसे तो 1809 में रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि होती है, उसके माध्यम से रणजीत सिंह के विस्तार की संभावनाओं को पश्चिमोत्तर में मिनिमाइज कर दिया अंग्रेज़ों ने। और अब रह जाता है सिंध। तो सिंध की स्थिति ये है कि वहाँ भी एक तरफ तो अंग्रेज़ भी वहाँ पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रणजीत सिंह की भी इच्छा है कि वो अपना प्रभाव वहाँ जमा ले, लेकिन वहाँ के जो अमीर थे हैदराबाद के, सिंध के, उन अमीरों को अफ़गानिस्तान के शासकों से ये सह मिली हुई थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद से सिंध पर अफ़गानिस्तान अपना अधिकार समझता था। तो उन्होंने, वहाँ के शासकों ने समय समय पर ये जो सिंध के अमीर थे उनको विशेष अधिकार देते चले गए। तो
तो यहाँ सबसे बड़ी बाधक उनके लिए तो पंजाब था। पंजाब को तो उन्होंने रणजीत सिंह को तो न्यूट्रल कर दिया, और न्यूट्रल करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान कंसंट्रेट किया इनिशियली ऑन सिंध, और सिंध पे अपना जब प्रभाव, मतलब पॉलिटिकली तो इनके कंट्रोल में तो नहीं आया, लेकिन जब प्रभाव बढ़ा तो उसका लाभ लेकर उन्होंने देखा अफ़गानिस्तान में अब हम एक्शन कर सकते हैं। तो इसकी जो स्थितियां हैं इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 1837 में एक लेफ्टिनेंट वंश थे, उन वंश को एक व्यापारिक मिशन पर अफ़गानिस्तान भेजा गया था, और वो ये चाहते थे कि किस तरह से जो भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक समूह हैं उसके साथ किस तरह से व्यापारिक संबंध और व्यापारिक कार्य वहाँ पे किए जा सकते हैं अफ़गानिस्तान में। साथ ही साथ इसी मिशन में उन्होंने जो मध्य एशिया का इलाका है, सेंट्रल एशिया के जो स्टेट्स थे, तो सेंट्रल एशिया की भी उन्होंने यात्रा की, और सेंट्रल एशिया की यात्रा करने के बाद उन्होंने देखा कि एक तरफ रूस का प्रभाव सेंट्रल एशिया में बढ़ना शुरू हो रहा था, तो इन्होंने जो है अपना प्रभाव वहाँ कायम करने के लिए अब उनकी जो अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षा है वो केवल अफ़गानिस्तान तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेंट्रल एशिया पर अपना प्रभाव कायम करने का प्रयास कर रहे थे। तो वंश का जो एक मिशन जाता है, उस मिशन में उस समय क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता लगभग रहती है, अराजकता ही रही वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो कबीले हैं वे आपस में लड़ते थे, और ये जो वहाँ का जो शासक बनता था तो जो एक दूसरे को परास्त कर देता था वो शासक बन जाता था। तो इस समय जो स्थिति चल रही है, तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खां अफ़गानिस्तान का शासक है, और दोस्त मोहम्मद खां जो है वो वहाँ के जो पहला शासक था शाह शुजा को अपदस्थ करके शासक बना, और शाह शुजा भाग करके हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान में वो सिंध में भी रहा, वो रणजीत सिंह के यहाँ भी रहा, लेकिन फाइनली ही बिकेम वो जो है अंग्रेज़ों के मेहमान के रूप में लुधियाना में रह रहा था। अंग्रेज़ ये चाहते थे कि इस मोहरे का उपयोग वक्त आने पर हम अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकेंगे। तो जब 1837 में वंश का मिशन जाता है और वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ऊपर घूम के आता है, तो दोस्त मोहम्मद खां के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि रूस के विरुद्ध हम दोनों मिल कर के दोनों एक संधि करें। तो इसकी जो है दोस्त मोहम्मद खां ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो रूस के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट में, किसी संघर्ष में, किसी लड़ाई में आना ही नहीं चाहता था। तो इससे जब अंग्रेज़ों की बात नहीं बनी, तो अंग्रेज़ों ने एक दूसरी तरीके से दोस्त मोहम्मद खां को हटाने और उसके स्थान पर शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बनाने की योजना तैयार की। और इस योजना के अंतर्गत अगस्त 1839 में ब्रिटिश भारतीय सेना जो थी, उन भारतीय सेनाओं ने काबुल पर अधिकार कर लिया अगस्त 1839 में, और दोस्त मोहम्मद खां जो है उसको शासक के पद से हटा दिया और वो उसको कैद करके भारत में भेज दिया। शाह शुजा के साथ एक संधि की अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ों के गेस्ट के रूप में रह रहा था, उनके मेहमान के रूप में रह रहा था, तो उसका वो जो उपयोग करना चाहते थे, तो उनका उपयोग यही था कि भाई दोस्त मोहम्मद खां ने शाह शुजा को अवैध तरीके से हटाया है, वैध शासक तो शाह शुजा ही है, तो शाह शुजा को रीइंस्टॉल करने के लिए, पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए 1839 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने काबुल पर अधिकार कर लिया और दोस्त मोहम्मद खां को कैद करके भारत में भेज दिया, अपनी कैद में रखा और शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बना दिया। वहाँ एक बड़ी समस्या थी कि जो भी अफ़गानिस्तान का शासक होता था उसके पास कोई नियमित सेना नहीं होती थी, उसको जिसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग रेगुलर आर्मी, मतलब एक हर समय मौजूद एक नियमित सेना। क्योंकि वहाँ जो सेना का संगठन था वो क्या था, विभिन्न जो कबीलों के सरदार होते थे, जो चीफ्स थे, उनके अपने अपने जो है सेनाएं होती थी और वही शासक को सेना उपलब्ध करवाते थे। वैसे ये सिस्टम हिंदुस्तान में भी रहा है, जागीरदारी सिस्टम, तो ये सॉर्ट ऑफ जागीरदारी सिस्टम ही था। तो उसमें होता था शासक हट गया, अब जो कबीलों के सरदार हैं, जो मुखिया हैं या जो सामंत हैं, वे सामंत आने वाले शासक के साथ सहयोग करेंगे असहयोग करें, ये भी प्रश्न है। लेकिन इतना जब जो ही सत्ता में कोई नया काबिज होता है तो उसके आसपास सत्ता के जो कहते हैं, वो सत्ता के दलाल, वो तो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अंग्रेज़ गए और उन्होंने अपने जो मोहरा था, अपना पिट्ठू था शाह शुजा, उसको जब अफ़गानिस्तान का शासक बना दिया, तो इन्होंने एक प्रयास किया कि यहाँ की रेगुलर आर्मी
रिक्रूट कर दी जाए। और रेगुलर आर्मी रिक्रूट होने से जो कबीलाई सरदार थे वो भयभीत थे, क्योंकि यदि एक स्टैंडिंग रेगुलर आर्मी अफ़गानिस्तान के बादशाह के पास रहती है तो उसका परिणाम ये होगा कि इन कबीलों के सरदारों का, इन सामंतों का महत्व कमज़ोर हो जाएगा। खैर ये बात यहाँ हुई कि दोस्त मोहम्मद खां को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोस्त मोहम्मद खां के पुत्र अकबर खां के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध 2 साल तक निरंतर जारी रहा। वो पूरी शक्ति के साथ युद्ध करता रहा और इसी जो 2 वर्षों में ये हुआ कि 2 नवंबर 1841 को जो वहाँ का प्रमुख अधिकारी बना हुआ था, जो अंग्रेज़ों के मिशन का अगुवा था, अलेक्जेंडर वंश, जो कि एक कॉमर्शियल मिशन पर, एक वाणिज्यिक यात्रा पर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया गया था, उस अलेक्जेंडर वंश की हत्या हो जाती है 2 नवंबर 1841 को। और वो हत्या जो दोस्त मोहम्मद खां का पुत्र अकबर खां हैं, उसी के नेतृत्व में ये जो सैनिक कार्रवाई हो रही है उसका ये परिणाम था। दूसरा क्या हुआ है कि 1842 के आरंभ में, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ गए, अंग्रेज़ों ने तो सिंध पर भी बड़े अत्याचार किए, लूट खसोट भी की, और अफ़गानिस्तान में जाकर भी उन्होंने कोई भले काम नहीं किए। तो ये जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उस सेना के जो अत्याचार हो रहे थे उन सब से तंग आ गए। तो जो अफ़गानिस्तान में फूट डाल रखी थी शिया, सुन्नी या दूसरे कबीले, इन सबों के आधार पर वो सब यूनाइट हो गए। और 1842 के आरंभ में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 1839 से और 1842 की, तो इस दौरान जब ये सब एकताबद्ध हो गए तो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का उन्होंने जो है तय कर लिया। और इस सारे इसी बीच में फरवरी 1842 में गवर्नर जनरल का बदल जाते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, और ऑकलैंड की ये पॉलिसी थी, उसी ने ये सेंट्रल एशिया तक अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करने के लिए एक योजना तैयार की थी। तो वो उसका अपना ब्रेन चाइल्ड था कि किस तरह से अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार सेंट्रल एशिया तक किया जा सकता है। तो फरवरी 1842 में ऑकलैंड गवर्नर जनरल नहीं रहा, उसके स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनकर आया। तो ये जो चेंज हुआ है, इससे भी अंग्रेज़ों की शक्ति कमज़ोर हुई। और इसी दौरान जो वहाँ पे लोग एकताबद्ध हो गए हैं सारे अपने भेदभावों को भुला करके, तो उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया, एक जिहादी छेड़ दिया कि अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान की धरती से बाहर करना है, जैसी भी स्थिति हो। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 5 अप्रैल 1842 को शाह शुजा की हत्या हो गई। शाह शुजा मारा गया, और इसमें जो है अंग्रेज़ों, ये जो है दोस्त मोहम्मद जो अंग्रेज़ों के कैद में था, उसको छोड़ दिया गया। और वो वापस, क्योंकि वो जो अकबर खां उसका बेटा है, उसकी शर्त थी कि शांति जब भी कायम हो सकती है कि दोस्त मोहम्मद को छोड़ा जाए। तो दोस्त मोहम्मद वहाँ से मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद ये रहा कि जो एलनबरो है, एलनबरो ने देखा कि बहुत ही शर्मनाक पराजय हुई है, और जो अफ़गानिस्तान का अपदस्थ शासक दोस्त मोहम्मद है, उसके पुत्र ने युद्ध इस पूरे जो वहाँ का जन विद्रोह है, इसका नेतृत्व करके अंग्रेज़ों के पूरी तरह से सफाई की स्थिति पैदा कर दी है, और उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हुए। और इन्होंने दोस्त मोहम्मद खां को फ्री करके और उसे वहाँ का बादशाह बना दिया। वहाँ जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने अकबर खां के साथ ये समझौता किया कि हमें वापस लौट जाने दें और हम शांति से लौट जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप लौट जाइए। तो जब लौटने वो लगे तो जितने कबीलों के सरदार थे, जो सेनाएं थी, उन्होंने अंग्रेज़ी सेनाओं का सफाया करना आरंभ कर दिया। और इस सब का दुष्परिणाम ये हुआ कि केवल एक अंग्रेज़, जो कि था डॉक्टर ब्राइडन, वो अफ़गानिस्तान से जीवित बचकर आया। बाकी 16,000 की फ़ौज जो लेकर के 1839 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया था अंग्रेज़ों ने, वो सेना सारी की सारी समाप्त हो गई। तो इससे बड़ी बुरी और शर्मनाक हार नहीं हो सकती थी। तो एलनबरो ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की सफलता के झूठी कहानियाँ गढ़ करके फैलाना शुरू कर दिया कि हमको वहाँ पे भारी सफलताएं मिली हैं और हम अपनी सफलता के बाद वहाँ से लौटे हैं। दूसरा क्या था कि जो एलनबरो है, वो एलनबरो जो वो मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट था। तो उन्होंने ये देखा कि जो मुसलमान हैं ये अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए खतरा हैं। दूसरा क्या था कि यूरोप में
जो क्रूसेड्स के ज़माने से जो ईसाइयत और इस्लाम के बीच में युद्ध होते रहे, उस सब में ये दिखता है कि ये जो सोच था एलन ब्रो का, वो ये था कि ईसाई और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते और कभी भी मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ दिल से नहीं देंगे, क्योंकि इनके जो बीच में संघर्ष है मुसलमान और ईसाइयों वाला, ये संघर्ष सदियों पुराना है। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था की कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदुओं को अंग्रेज़ी साम्राज्य का समर्थक बनाया जाए, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में जिस तरह से इनकी पराजय हुई थी, शर्मनाक पराजय, उसका दुष्परिणाम भारत में भी दिखने को मिल सकता था। क्योंकि अधिकांश जो भारत के नरेश थे, जो नरेश अंग्रेज़ों की मातहती में उनसे संधि करके, उनकी सहायक संधि अपना करके उनकी शर्तों पर अंग्रेज़ी साम्राज्य के जो है डिपेंडेंट बन गए थे, उन पर अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो कल को भारत के नरेश भी कहीं एका कायम करके विद्रोह न कर दें तो एक स्थिति हो सकती है। तो किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, या ये कहें किस तरह से ये जो एक तरह से जो बुरा समय है उसको किस तरह से अच्छे समय में बदला जाए, तो उस बुरे समय का भी उसको किस तरह से कैपिटलाइज किया जाए, एक योजना बनाई। तो एक ऐसी बात चलती थी इतिहास की दृष्टि से कि साहब जब 11वीं सदी के आरंभ में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वो लौटते समय धन धान्य तो ले गया, साथ ही साथ जो मंदिर पे लगे हुए चंदन के जड़ाऊ किवाड़ थे जिन पर कलाकृतियाँ बनी हुई थी, उसको भी वो अपने साथ ले गया। ये इसका तथ्य नहीं मिला, लेकिन ये घटना मानी जाती है। और उसमें ये हुआ कि अंत में जाकर के उन्होंने जब ये मर गया महमूद गजनवी, तो उन किवाड़ों को उसकी कब्र पर लगा दिया गया, इस तरह का एक उल्लेख मिलता है। तो एलन ब्रो ने इस जो एक कहानी थी, इस कहानी का उपयोग करते हुए और हिंदुस्तान में किस तरह से एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल किया जाए कि यहाँ के जो नरेश हैं भारत के, उन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, साथ ही साथ किस तरह से जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उन हिंदुओं को अंग्रेज़ों के पक्ष में लिया जाए। तो एलन ब्रो ने यह आदेश जारी किया कि जो महमूद गजनवी जिन किवाड़ों को गजनी ले गया था, उन किवाड़ों को हम वापस लाए हैं और वो वापस जो हैं सोमनाथ के मंदिर में फिर से लगाए जाएं। ये उन्होंने एक ऐलान कर दिया, एक आदेश कर दिया। ये किवाड़ तैयार हुए और किवाड़ों का जुलूस जो है वो संपूर्ण पंजाब में, जुलूस क्या, उनकी एक यात्रा, वो किवाड़ यात्रा निकाली गई। ये तय हुआ कि इन किवाड़ों को संपूर्ण भारत में घुमाया जाएगा कि हम अफ़गानिस्तान से लेकर के आए हैं और हम हिंदुओं के कितने बड़े हितैषी हैं कि जो इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो इनकी पूंजी है, उसको हम वापस ले आए। तो सारे हिंदुस्तान में घुमा करके और वापस इसे सोमनाथ के मंदिर में स्थापित कर देंगे, यही योजना बनी। और इस योजना के अंतर्गत नवंबर 1842 में ये जो किवाड़ हैं, ये किवाड़ जो है यात्रा इनकी पंजाब से शुरू हो गई और राजा महाराजा और जो जितनी हिंदू प्रजा थी उसके नाम एक घोषणा प्रकाशित की एलन ब्रो ने, जिसमें अंग्रेज़ सरकार को हिंदू धर्म का समर्थक बताया